जय हिंद दोस्तों हम सबने देखा कि चीन का जो स्वभाव है वो हम सब जानते हैं कि विश्वसनीय नहीं है। और वर्तमान में चीन ने जो कुछ किया है, चाहे वो जानकर किया हो या अनजाने में किया हो, लेकिन पूरी दुनिया उसकी वजह से परेशान है। और जब परेशान है तो दुनिया उससे चिढ़ भी रही है, और वो जो दुनिया की चिड़चिड़ाहट है चीन के प्रति, वह सभी देशों के स्वरों में भी आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप तो खैर जो कहते हैं वो तो सब जानते हैं, बड़ा खुल के कहते हैं, और मुझे बोलने में भी कोई समस्या नहीं है कि थोड़े मुंहफट तो हैं वे, तो वो बहुत कुछ कह देते हैं। लेकिन जब ब्रिटेन जैसा देश कहने लग जाए, जब फ्रांस कहने लग जाए, अच्छा ब्रिटेन के बारे में तो माना जाता है यह कि ब्रिटेन बड़ा सोच समझ कर बोलते हैं, उनकी डिप्लोमेसी जो होती है वो बड़ी सधी हुई डिप्लोमेसी होती है, फ्रांस के लिए भी यही माना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया जो कि इतना ज्यादा निर्भर है चीन के ऊपर, वह भी जब वहां से भी स्वर आते हैं तो चीन के लिए एक वातावरण तो हॉस्टाइल है। लेकिन आप देखिए इस हॉस्टाइल वातावरण में चाइना, जिसको कहते हैं बेंड डाउन होना, झुक जाना, वह झुक नहीं रहा है बल्कि और एग्रेसिव होकर सामने आ रहा है। और इसका कारण जो मुझे लगता है कि चाइना कोशिश कर रहा है कि वर्तमान स्थिति परिस्थिति का लाभ उठाए, और चूंकि अमेरिका एक वीक स्टेट की तरह आज के समय दिख रहा है, हर तरह से दिख रहा है, तो उस जो गैप है अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म का, उसको किसी तरह से ऑक्यूपाई कर ले, उसकी कवायद में लगा है चीन। और अपने आप को एक इतिहास में एक नया पाठ लिखना चाहता है, शायद यह प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है कि हमने दुनिया की जो इतनी सारी शक्तियां हैं जो इस वायरस के सामने झुक गई, उसके सामने घुटने टेक दिए, जो परेशान है, लेकिन हमने उसको कंटेंट करके दिखाया, चाहे उसने कंटेंट किस तरह से भी किया हो। ये बात तो सच है कि उसने ड्रैकोनियल मेजर्स को उपयोग किया जो दुनिया का कोई भी लोकतंत्र नहीं करेगा, ना करना चाहिए। मैं कहता हूं लोकतंत्र की बात छोड़िए, राजतंत्र भी नहीं कर पाता है जो वो करता है कि घर में फौज को भेज दिया लोगों के स्क्रीनिंग करने के लिए, जिस पर शक हुआ उसको आइसोलेट कर दिया। इस तरह से नहीं होता है, लेकिन चीन ने किया है। अब आप देखिए कि ये कुछ मोमेंट जो ऐसे आए हैं, जो विशेषकर ऑस्ट्रेलिया के विषय में मैं आरंभ करूंगा पहले बात को, कि ऑस्ट्रेलिया ने एक तरह से अमेरिका की लाइन टो की। हम सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया चाहे वेस्ट में ना हो, लेकिन है मूल्यतः अमेरिका और ब्रिटेन का एक्सिस अलाय है। वो पूरी जो एक्सिस है एक अलाइड है, एक्सिस तो टर्म गलत हो जाएगा यूज करना भी, क्योंकि वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में गलत हो जाएगा। तो अमेरिका और ब्रिटेन का अलाय पावर है, और वो लाइन वही चलता है हर जगह जो अमेरिका की लाइन होती है, उसको फॉलो करता है फिर ग्रेट ब्रिटेन, उसको फॉलो करते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो देश हैं। फिर बाद में आते हैं फ्रांस, जर्मनी का नंबर। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के ऊपर निशाना साधना शुरू किया, तो उसी लाइन को टो करते हुए सबसे पहला स्टेटमेंट जो आता है ऑस्ट्रेलिया से, वहां के गृह मंत्री का आता है। और वहां के जो गृह मंत्री कहते हैं कि वो बात करते हैं कि वो चाहते हैं कि इसमें पारदर्शिता बढ़े, किस प्रकार से जो कोरोना का जो कुछ भी हुआ है, कोरोना की जो समस्या चीन से उपजी, उसमें हम चाहते हैं कि पारदर्शिता आए। लेकिन चीन उससे खुश नहीं था, और चीन ने अपने अपने अलग अलग वक्तव्यों में इस बात को भी दर्शा दिया कि हम इस चीज से खुश नहीं हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि डोनाल्ड ट्रंप से बात होती है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की, मॉरिसन की, और जब मॉरिसन की बात होती है उसके बाद, उसके जस्ट एक दिन के बाद मिस्टर मॉरिसन वही लाइन टो करना शुरू करते हैं पूरी तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप की लाइन होती है। वे कहते हैं कि WHO में पूरे के पूरे रिफॉर्म्स की जरूरत है, बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स की जरूरत है। बात सही है हालांकि वो जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं WHO के विषय में, वे कहना शुरू कर देते हैं। यहां तक एक स्टेप आगे जाके वो कहते हैं जिस प्रकार से हथियार चेक करने वाली एजेंसी होती है UN की या अंतरराष्ट्रीय जो आर्म्स इंस्पेक्टर्स होते हैं, उस तरह की इंस्पेक्शन होना चाहिए चीन के विषय में और WHO के विषय में। तो ये जब चीजें आती हैं तो वो चीज थोड़ा सा चीन के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। अब आप समझिए कि चीन के ऊपर, चीन दूसरों से
समझा के बात कर रहा है, अमेरिका की बात को केवल रबिश करता है। हालांकि उसने जब डोनाल्ड ट्रंप ने उनके ऊपर ये कहा कि चीन चाहता तो बेहतर कर सकता था और हम उनको अकाउंटेबल बनाएंगे, उसके अकाउंटेबल बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, तो चाइना ने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को संभाले, वहां के हालात को संभाले और ये जो ब्लेम गेम है उसको रोके। वहां तक बात होकर वो बात रुक गई एक तरह से, यहां तक कि जब एक लॉ सूट वहां पर फाइल किया गया चाइना के खिलाफ अमेरिकन कोर्ट में, उसको भी उन्होंने रबिश तरह की बात कर दी कि ये कुछ भी नहीं है, फिजूल की चीज है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, इस तरह की बात करके उसको भी उन्होंने साइडलाइन कर दिया। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये स्वर आना शुरू हुए तो प्रतिक्रिया अलग टाइप की आई। जो ऑस्ट्रेलिया में चीन के एम्बेसडर हैं उन्होंने अखबार को अब एक साक्षात्कार दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या कहा, वो कहते हैं कि यदि ऑस्ट्रेलिया इस प्रकार की बातें करने से नहीं रुकता है तो हमारे चीन के जो लोग हैं, वो बताते हैं कि हमारे जो चीनी लोग हैं वो बहुत राष्ट्रवादी होते हैं, तो वे क्यों ना ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स के उपयोग को रोक दें, वे क्यों ना ऑस्ट्रेलियन बियर को पीना छोड़ दें, वे क्यों ना ऑस्ट्रेलिया के मांस का उपभोग करना छोड़ दें। और हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए, देखिए मांस की बात हुई या उसके डेयरी प्रोडक्ट्स की बात हुई या बियर की बात हुई, वो तो अपने स्थान पर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कोयले का एक बहुत बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है और उसका अधिकांश जो कोयला जाता है वो जाता है चीन के कारखानों में। ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और वो इतनी बड़ी एजुकेशन इंडस्ट्री है, लेकिन उस इंडस्ट्री में अमेरिका से भी बच्चे पढ़ने आते हैं, छात्र आते हैं, भारत से भी जाते हैं, चाइना से भी जाते हैं, यहां तक कि नेपाल और बांग्लादेश से भी जाते हैं। लेकिन यदि आप बात करें कि चीन का जो उसमें कंट्रीब्यूशन होता है तो इन सब को हम ऐड कर लें, नेपाल को कर लें, बांग्लादेश को कर लें, भारत को कर लें, एशिया की दूसरी कंट्रीज को कर लें, उन सबसे ज्यादा चाइनीज छात्र जाते हैं और उनके लिए, ऑस्ट्रेलियंस के लिए उनकी एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत कंट्रीब्यूट करती है उनकी जीडीपी पर। तो कुल मिलाकर आप मानकर चले लगभग जो ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी है उसका 1/3 पोर्शन, लगभग 30 से 35% जो जीडीपी है वो आधारित है चीन के ऊपर। तो चीन ने वहां पर उसको चमकाया है, अमेरिका को समझाया है। लेकिन वहीं पर आप जाइए यूरोपियन यूनियन पर, अभी ये हुआ कुछ दिन पहले की न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें यह था कि ईयू के कंट्रीज चीन के ऊपर एक रिपोर्ट बना रहे थे और वो रिपोर्ट जो आने वाली थी वो बड़ी सख्त लहजे की रिपोर्ट होनी थी। लेकिन जैसे ही चाइना को पता चला कि इस प्रकार की रिपोर्ट हमारे विषय में आने वाली है, तो चाइनीज डिप्लोमेसी ने अलग अलग क्षेत्रों में काम करना शुरू किया, अलग अलग देशों में काम करना शुरू किया। किसी को उन्होंने इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स बताए होंगे, किसी को कुछ और चीजें बताकर, तो उनको किसी को किसी तरह से धमका कर, क्योंकि बहुत सारी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो अच्छी अर्थव्यवस्था स्थिति में नहीं है अभी यूरोपियन यूनियन की, चाहे फिर वो पोर्चुगल हो, चाहे स्पेन हो, चाहे ग्रीस हो, इटली तो बहुत खराब स्थिति में है, चाहे पोलैंड हो या रोमेनिया हो, इनकी दशा दिशा बहुत खराब जा रही है। तो इनको उसने धमकाया, ऑस्ट्रेलिया को चमकाया और अमेरिका को समझाया। तो ये है चीन का असली चेहरा। और चीन जिस प्रकार से आक्रामक हो रहा है, देखिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छा एक कदम लिया कि जो एफडीआई आ रहा था चाइना का, उन्होंने बिना चीन का नाम लिए भारत सरकार ने एक कानून बना दिया कि पड़ोसी देशों से जो एफडीआई आएगा, एक स्थिति से ज्यादा आता है, एक संख्या से ज्यादा आता है, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी होगी ताकि हमारी कंपनीज को वो टेक ओवर नहीं कर ले। क्योंकि जैसे ही इटली की हालत खराब हुई थी तो इटली की बड़ी बड़ी 2-3 कंपनीज को चाइना ने खरीद लिया। तो चीन का तरीका बिल्कुल अलग है काम करने का। दूसरा, इन्होंने एक और अभी खेल खेला है, आपको पता होगा, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? ये एक तरह की डिजिटल ट्रांसफर करेंसी है जिसको कोई भी बैंक या कोई कंट्री कंट्रोल नहीं करती। हमने बिटकॉइन का नाम सुना है और बिटकॉइन को भारत में अनुमति अब मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कि यह अब लीगल है। पहले वो इलीगल थी भारत में उसका खरीदना बेचना।
तो जैसे बिटकॉइन हुआ या फेसबुक ने लिब्रा निकाली थी पिछले साल, तो ये कैसे होती है कि ये मार्केट की फोर्सेस के ऊपर आधारित होती है, इंटरनेट पे बेची जाती है, इंटरनेट पे खरीदी जाती है। इसके जो भाव होता है वह डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से फ्लक्चुएट होता है, ना कि डॉलर के हिसाब से, ना कि पौंड के हिसाब से, ना कोई दुनिया के सेंट्रल बैंक उसको रिजर्व बैंक कंट्रोल करती है किसी भी कंट्री की, ना कोई कंट्री की सरकार करती है। तो एक तरह से ये बोल सकते हो आप कि ये एक स्वच्छंद है, अपने आप से चलने वाला, मार्केट फोर्सेस पे चलने वाला सिस्टम है। लेकिन इसी कारण यह भी होता है कि जैसे एक बार हुआ था क्रिप्टो करेंसी में, एकदम से 71% का फॉल हुआ था या जंप हुआ था, और दूसरी बार ऐसा ही जंप हुआ था। तो इतने बड़े पैमाने पे कई बार क्रिप्टो करेंसीज में, जो कि बिटकॉइन में हुआ था, ये बड़ा एक बार बहुत बड़ा इसमें फॉल हुआ था एक दिन में, और एक दिन के अंदर ही बहुत बड़ा जंप हुआ था। तो ये क्रिप्टो करेंसीज के साथ एक समस्या होती है, और अभी तक बहुत सारे देश इंक्लूडिंग चाइना इसको अलाउ नहीं करना चाहता था, कहीं ना कहीं इस पर कंट्रोल करना चाहता था, और विशेषकर लिब्रा जो फेसबुक लाया है उसके ऊपर, क्योंकि चीन का तर्क उसमें यह था सबसे ज्यादा, चीन को, दूसरे कंट्रीज को भी, यूरोप की कंट्रीज को भी प्रॉब्लम थी, लेकिन चीन को जो विशेषकर प्रॉब्लम थी उसका यह कहना था, चूंकि फेसबुक की रीच दुनिया के 40% जनसंख्या के ऊपर है, तो ये यदि अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी से लेन देन शुरू करती है तो विषय हमारी जैसी अर्थव्यवस्थाएं जो डेवलपिंग है उनके ऊपर आघात होगा, उनकी अर्थव्यवस्था पर आघात होगा। अब आज जो एक खबर आई है कि चीन की जो सेंट्रल बैंक है, जैसा हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसी चीन की जो केंद्रीय बैंक है उसने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी निकाल दी है, और उसने अभी अपनी जो 4 बड़ी बैंकें हैं उनको उसको टेस्ट करने के लिए भी परमिशन अलाउ कर दी है। तो ये क्यों कर रहा है चाइना? आप समझिए कि इस दुनिया में लगभग अभी तक 6000 के आसपास क्रिप्टो करेंसी जिस पर किसी सरकार का कंट्रोल नहीं है। अब जब चाइना की सेंट्रल बैंक एक क्रिप्टो करेंसी निकाल रही है तो आप ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं उसमें उतार और चढ़ाव उतना तेजी से नहीं होगा, तो लोगों का उस पर हो सकता है कॉन्फिडेंस ज्यादा रहे। तो चीन की जो आर्थिक कंट्रोल है दुनिया पर, क्योंकि वे पायनियर है, पहली कोई बैंक निकाल रही है, उस समय निकाल रही है जब दुनिया को समझ नहीं पड़ रही है कि क्या करें, कोरोना से निपटे या इन चीजों से निपटे। और मालूम ये पड़ रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि पिछले 5 वर्षों से चाइना इस काम के लिए प्रयासरत था और अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा था। तो अब जाकर उसको लॉन्च कर दिया उन्होंने अपने टेस्टिंग स्केल के लिए 4 बड़े बैंकों के थ्रू। इसका एक और कारण है, देखिए इससे क्या होगा, उनको जो लाभ होगा कि उनका युआन जो है, चीन की करेंसी, वो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे डॉलर है, अमेरिकन डॉलर, आप आधी रात को जंगल में भी किसी के पास हो, किसी को दुनिया में कहीं पे भी जंगल में भी होगा, मतलब अफ्रीका के भी किसी जंगल में कोई व्यक्ति जेब में डॉलर रख के घूम रहा होगा तो उसका काम हो जाएगा, उसको गाड़ी मिल जाएगी, उसको होटल मिल जाएगी, उसको भोजन मिल जाएगा। डॉलर की एक्सेप्टेबिलिटी इतनी है, लेकिन युआन की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, युआन को कोई देखेगा भी नहीं। अब क्या होगा कि युआन का जो क्लियरेंस है, वो युआन का जो आर्थिक, जिसको कहते हैं फैलाव, वह बढ़ जाएगा यदि ये क्रिप्टो करेंसी चीन की सक्सेसफुल होती है तो। और वैसे भी चाइना ने अपने प्लेटफॉर्म्स को बहुत बढ़ा दिया है डिजिटली। बोलना नहीं चाहिए, हम भारतीय भी बेवकूफ हैं। हम इसलिए बेवकूफ हैं, मैं देखता हूं सब लोग टिकटॉक पे लगे रहते हैं, टिकटॉक पे लगे रहते हैं। टिकटॉक जो है ना, ये चाइनीज सॉफ्टवेयर है, चाइनीज कंपनी है, और उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, देखिए आज के समय में डाटा इज किंग, डाटा इज किंग। तो बहुत सारा देश का और विदेशों का भी, अन्य देशों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाइना के क्लाउड्स में, जो कंप्यूटिंग क्लाउड्स है, उसमें गैदर कर रहा है। वो कब उसका क्या प्रयोग करेगा नहीं पता। प्लस अब यदि देशों को में उसको आंतरिक झगड़े करवाने हो, कुछ समस्याएं करवानी हो, तो भी चूंकि अब उसने अपने इन प्लेटफॉर्म्स को इतना ज्यादा डेवलप कर लिया है, उसका मिसयूज भी फेक न्यूज फैलाने के लिए कर सकता है। हमको नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका में आज भी आक्षेप लगता है कि रशिया ने इंटरवीन किया था उनकी चुनावी प्रणाली में सोशल मीडिया के थ्रू। तो इन सब चीजों पे देखिए,
इतना नहीं कर पाया होगा, कुछ ही हद तक कर पाया होगा कि उसका मेन जो उन्होंने टूल का उपयोग किया था वो फेसबुक था। फेसबुक चूंकि अमेरिकन है तो कुछ कंट्रोल रहता है, लेकिन आप सोचिए कि जिस चीज का कंट्रोल पूरा चीन के पास है और आपके मोबाइलों में वो डली हुई है, तो आप कितने सिक्योर है, आपका देश कितना सिक्योर है। मैंने आज तक इसलिए कभी अकाउंट नहीं खोला टिकटॉक पर। आपसे भी निवेदन करता हूं सबसे पहले टिकटॉक को डिलीट करें अपने इससे, क्योंकि हम अनजाने में केवल अपना मन बहलाने के नाम पर चाइना को वैल्यूएबल डाटा शेयर कर रहे हैं, हम उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं। और आजकल जो वॉर होती है ना, केवल वैसे नहीं होती कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तक की, लैंड, सी और स्काई वहां तक की नहीं होती है, उसके और हॉरिजन्स बढ़ जाते हैं। उसके हॉरिजन्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर वॉर, उसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, फिर साइबर वॉरफेयर, डीप सी वॉरफेयर और बहुत सारी है, स्पेस वॉरफेयर। मैं एक आध दिन स्पेस वॉरफेयर के विषय में भी बात करूंगा, क्योंकि मेरा अध्ययन चल रहा है उस पर कि जापान क्या कर रहा है, उसमें दूसरी कंट्रीज क्या कर रही हैं, हम भी क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो एक लंबा टॉपिक है, 1-1.25 घंटे का। मैं एक आध दिन उस पर भी बात करूंगा। तो सबसे पहले तो विनती करता हूं कि टिकटॉक को डिलीट करें। तो ये है चाइनीज एक्सपांशनिज्म। अब आप सोचते होंगे कि भारत क्यों नहीं कुछ बोल रहा चाइना को, जब दुनिया उसको बिल्कुल, जिसको अपने शुद्ध हिंदी में कहते हैं, चाइना की ठुकाई कर रही है, तो भारत चुपचाप क्यों है। भारत बिल्कुल सही कर रहा है। देखिए, हमको नॉन पार्टीशियन रहना हमारे राष्ट्र हित में है। हम बैलेंस ऑफ पावर अपने क्षेत्र में, अपनी सीमाओं के पास में उसका संतुलन खराब नहीं करेंगे। हमारे ईस्ट में एक हॉस्टाइल है पावर है, वेस्ट में पावर नहीं बोलूंगा लेकिन एक हॉस्टाइल नेबर है जो पाकिस्तान है, और ईस्ट में एक पावर है जो चाइना है। हम नहीं चाहेंगे यह चीज कि चाइना अपना लेवरेज ज्यादा दे पाकिस्तान को। तो भारत की चुप्पी इस चीज पे बहुत अच्छी है। हालांकि हम भी कोई खुश नहीं है चाइना से, जिस प्रकार के जो कृत्य हुए हैं। WHO की आप जो फॉरेन की 5 कंट्रीज बोल रही हैं कि वुहान में, और विशेषकर जो वायरल इंस्टीट्यूट ऑफ वुहान है, इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ऑफ वुहान है, वहां पर एक बार हमको जाकर जांच करने दें। यदि आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप क्यों बार बार रोक रहे हो, क्यों ऑस्ट्रेलिया को धमकी दे रहे हो, प्रश्न उठते हैं। लेकिन बतौर भारत सरकार को नहीं बोलना चाहिए, और भारत सरकार खामोश है। यह राष्ट्र हित में है, क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है चीन से, लेकिन हम सीमा लगी हुई है, और हमारे दूसरी तरफ एक और हॉस्टाइल पड़ोसी है। हम नहीं चाहेंगे कि चीन अपना वजन उस तरफ ज्यादा दे। तो हमको तो बैलेंस ऑफ पावर करना है, जो राष्ट्र हित में है वह करना है। लेकिन हमको चाहिए कि कम से कम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना देकर उनकी सहायता नहीं करें, टिकटॉक जैसी ऐप को से बचें। अब बात करते हैं दूसरे विषय पर, जो कि है यूरोपियन यूनियन। देखिए, दूर से बड़ी अच्छी लगती है देखकर यूरोपियन यूनियन की, दिखता है बड़ा प्रोग्रेसिव यूनियन है, बहुत अच्छी अर्थव्यवस्थाएं हैं, अच्छी सड़कें हैं, अच्छा शहर है। लेकिन थोड़ा सा, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पहाड़ दूर से कितना भी हरा दिखे, पास जाकर देखोगे तो मिट्टी और पत्थर ही नजर आएगा। यही स्थिति है यूरोपियन यूनियन की। देखिए, यूरोपियन यूनियन की लगभग ज्यादातर कंट्रीज कोरोना वायरस के चपेट में हैं, परेशान हैं। और यूरोपियन यूनियन में एक डिस्पैरिटी है। डिस्पैरिटी कैसे है कि जो नॉर्थ पोर्शन ऑफ यूरोपियन यूनियन है, उसका जो नॉर्थ है वह समृद्ध है, काफी समृद्ध है, अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा समृद्ध है कंपैरेटिव टू साउथ। साउथ में जैसे कौन से देश आते हैं, ग्रीस आ गया, इटली आ गया। इन सब के मुकाबले में जो नॉर्थ के देश हैं, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, और ज्यादा ऊपर जाते हैं नॉर्थ में तो और संपन्न देश हैं, स्कैंडिनेविया की नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, हर लिहाज से बहुत अच्छी कंट्रीज हैं। अब हो क्या रहा है कि IMF कहता है कि लगभग 7.5% से यूरोपियन यूनियन की अर्थव्यवस्था इस वित्तीय वर्ष में कोरोना वायरस के कारण 2021 में गिरने को है 7.5% से। लेकिन इसमें भी आप मानकर चलें कि ये
इसमें जो रिकवरी होगी ना वो भी अलग अलग तरह से होगी, सबकी एक जैसी रिकवरी नहीं होनी है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, क्योंकि आप जर्मनी को देखें, हम आरंभ करें जो इकोनॉमिक पावर हाउस है यूरोपियन यूनियन का, जर्मनी में जो लॉकडाउन हुआ है वो कंपैरेटिवली कम है। उनके पास यूरो का गन पावर जिसको कह सकते हैं, या यूरो पावर, फायर पावर कह सकते हैं, उनके पास पैसा खूब है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है। अब आप उसको करें कंपेयर इटली से, इटली के ऊपर डेप्थ बहुत है, बहुत ब्याज में डूबा हुआ है, इकोनॉमिक स्टैंड स्टिल भयानक है और उसके ऊपर चोट भी बहुत ज्यादा पहुंची है। फिर यदि हम बात करते हैं कि जो लग रहा है कि किस किस कंट्री में इनमें 2021 की जो आखिरी क्वार्टर होगी उसमें कितना इकोनॉमिक सुकड़ाव होगा, इकोनॉमी किसके कितने प्रतिशत से गिरेगी, तो जो अनुमान लगाया जा रहा है कि जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुकड़ाव होगा लगभग 2 से 3% का। लेकिन इस जो इटली की अर्थव्यवस्था गिरेगी वो लगभग 10% और वहीं स्पेन की गिरेगी 8%। तो कितना अंतर आ रहा है आप खुद समझने की कोशिश करें। और ऐसे ही हम यदि फिगर्स की बात करें कि अगले वर्ष तक जो बेरोजगारी के आंकड़े आते हैं, जर्मनी के आते हैं मात्र 3.5% के आसपास, वहीं आते हैं इटली के 13% और स्पेन के आते हैं 17% जनसंख्या अनएम्प्लॉयड हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में 2 ही चीजें बचती हैं कि या तो दिल खोल के जो संपन्न नॉर्थ है, न केवल जर्मनी, मैं बोलता हूं जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, ये कंट्रीज साउथ की जो कंट्रीज हैं उनको दिल खोलकर मदद करे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि जब चरम पर क्राइसिस थी इटली में तब भी उनको वहां से सहयोग नहीं मिला। तो दूसरा ऑप्शन ये दिखता है कि क्यों ना ये कंट्रीज जो हैं वे यूरोपियन यूनियन को छोड़ दें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है वो एक कॉमन करेंसी की यूनियन भी है और कॉमन करेंसी के यूनियन होने की वजह से ये जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, इन कंट्रीज की जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनका सीधे कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता यूरो की प्राइसेस पर कि कैसे कभी उनको इन्फ्लेशन करना हो, कभी एक्स्ट्रा प्रिंटिंग ऑफ यूरो करना हो तो वो नहीं कर सकती। और यहां तक कि यदि कोरोना बॉन्ड्स निकालना हो तो सब कंट्रीज इस चीज के लिए भी रेडी नहीं हो रही, जो विकसित देश हैं, ज्यादा संपन्न देश हैं, कि सब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे। तो ऐसे में किसी कंट्री के लिए भी आसान तरीका यह है कि वो उस यूनियन को छोड़ दे, और जब वो उस यूनियन को छोड़ देगा तो उसकी जो सेंट्रल बैंक है, उसकी रिजर्व बैंक है, वो सीधे अपनी करेंसी के ऊपर अपने हिसाब से उसके मूल्य को तय कर सकती है, नोट्स की प्रिंटिंग भी कर सकती है। ये ग्रीस ने भी पहले सोचा था जब ग्रीस में 2008 की क्राइसिस आई थी, लेकिन ग्रीस की अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब थी। इसके कंपैरिजन में आप बात करें, इटली हुआ, स्पेन हुआ, इनमें टूरिज्म भी है, इनके पास अलग इंडस्ट्री भी है, इटली के पास ऑटोमोबाइल भी है, इटली की आप बात करें तो उसके पास टेक्नोलॉजी की भी इंडस्ट्री है, उसके पास आर्म इंडस्ट्री भी है। तो ये कंट्रीज सरवाइव कर सकती हैं और ज्यादा बेटर सरवाइव कर सकती हैं। और यदि ब्रेक्सिट सक्सेसफुल हो गया तो डेफिनेटली आप मान के चले ब्रेक्सिट के बाद दूसरा नंबर जो आएगा, ब्रेक्सिट तो होना है लेकिन यदि उसमें सक्सेस दिखती है, दूसरा नंबर बनेगा इटली का, उसके बाद आएगा स्पेन का, उसके बाद आएगा फ्रांस का। तो देखते हैं, मैं आपका दोस्त मॉनिटर करता हूं, चीजों को पढ़ता हूं और आपके पास वापस जो भी डेवलपमेंट होंगे उन सबको लेकर आऊंगा। अपेक्षा है कि आप घर में हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं।